हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में जिसमें हम 13 नवंबर 2019 शिफ्ट 1 को कंप्लीट करने के सिलसिले पर लगे हुए हैं। अभी तक हमने डिसिप्लिन 1, 2 एंड 3 कर लिया है कंप्लीट, जिसमें अभी तक हमने दो क्लासेस, फर्स्ट क्लास में 30 क्वेश्चंस और अगली क्लास में 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम ट्राई करेंगे डिसिप्लिन 4 को कंप्लीट करने का, जो कि 20 क्वेश्चन का सिलसिला रहने वाला है। और हम चलते हैं डिसिप्लिन 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर लाइक बटन आपने दबा दिया हो, क्लास आपको अच्छी लग रही होंगी। इस क्लास के बाद रिव्यू मेरे को ज़रूर दीजिएगा, है ना। और जो भी नीचे आप रिप्लाई दे रहे हैं, मेक श्योर उसमें आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रहे हैं। और जिसने अभी तक DSSS पेडागोजी स्पेशल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसकी कंप्लीट जानकारी आपको दी हुई है। स्टार्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा सामाजिक वातावरण का सामाजिक पहलू नहीं है? तो ये सबने कर दिया होगा। नॉर्म्स, आर्किटेक्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस। तो अपने सोसाइटी और कल्चर में नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स भी होते हैं, ट्रेडिशंस भी होते हैं। आर्किटेक्चर इज व्हाट इज आर्किटेक्चर? बिल्डिंगों से क्या मतलब है? ठीक है, ये ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। जब भी मैं बोलूँ पिछली क्लासेस, उसका मतलब ये नहीं कि जस्ट पिछली क्लास, पिछली जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनमें से किसी भी एक क्लास में मिल जाएगा, है ना। और क्योंकि ये सीरीज अपने आप में पूरी है तो आप ऐसा मत करना कि सिर्फ इसी क्लास पे, अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही देखते हुए आना, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट हैं जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, जो कि फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे। फिर से नहीं, फिर से, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट कम्स अंडर राइटिंग एट वर्ड लेवल, राइटिंग एक्टिविटी। शब्द स्तर की लेखन गतिविधि में लेखन के अंतर्गत क्या आता है? तो लेबल फॉर पिक्चर्स, वर्ड पजल्स, राइटिंग फॉर वर्ड लेवल, जिसमें हमारा बेसिकली ध्यान होता है बच्चों की प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी डेवलपमेंट पे। तो लेबल्स फॉर पिक्चर्स, फॉर एग्जांपल ये बॉडी, ये हेड है, ये इसका हैंड है ना, ये इसकी फिंगर्स है। समझ पा रहे हो? और वर्ड पजल्स लाइक ऐसे वर्ड पजल दे देंगे, इसमें बताओ भाई एनिमल्स के नाम ढूंढ लो, तो ऐसे करके वो काव ढूंढ लेगा, है ना। जंबल्स एंड वर्ड्स लिखे होंगे तो ऐसे करके वो काओ यहाँ पे ढूंढ लेगा, हॉर्स ढूंढ लेगा। समझ पा रहे हो? वो वर्ड पजल्स तो पहला भी और दूसरा भी ये मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। बाकी आपको अगर दिखाना हो तो ये जो ब्रिटिश काउंसिल वाली किताब है उसी के अंदर दिया हुआ है, पेज नंबर 44। मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 44, ये देख लो, है ना। राइटिंग एट वर्ड लेवल, जिसमें हमारा बेसिकली ध्यान बच्चे की वोकैबुलरी पे, हैंड राइटिंग और स्पेलिंग पे होता है। तो राइटिंग एट वर्ड लेवल, लेबल फॉर पिक्चर्स जो कि भी ऑप्शन दिया ही हुआ है, और वर्ड पजल्स ये भी दिया हुआ है। बाकी आप इसको, ये इसमें क्या आएगा ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ PYQ वाली क्लासेस में, ठीक है। तो आप वहाँ जाके इसका रेफरेंस ले सकते हैं। बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। बाकी चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ये बताना है। फिल इन एक्सरसाइजेस कैन बी यूज्ड फॉर वोकैबुलरी। भरण अभ्यास का प्रयोग शब्दावली के लिए किया जा सकता है। भरण अभ्यास, फिल इन एक्सरसाइज मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जो हम आते हैं ना, आई यूज टू, फिर डू दिस। तो क्या है बेसिकली, इसको भरना है। या फिर आपको पता होगा, हमारे जब 9th 10th में थे हमारे पास एक क्लोज टेस्ट आता था, क्लोज टेस्ट, CLOZE, क्लोज टेस्ट। या फिर SSC वाले पेपर में क्लोज टेस्ट आता है, उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दे देते हैं 4-5 लाइन का, और उसमें हर लाइन में एक या दो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं। तो बेसिकली फिल इन एक्सरसाइज का मतलब वो दिया हुआ है। तो भाई फिल इन एक्सरसाइज हमारी वोकैबुलरी बढ़ा सकती है, बिल्कुल बढ़ा सकती है। फिल इन एक्सरसाइज डू नॉट रिक्वायर्ड मच एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब खुद बताओ, इसमें से आधा पैसेज तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, आधा पैसेज तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो इसमें क्या ही आपकी मतलब इतनी ज्यादा क्या एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज लगेगी? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चीजें लिखी हुई है। आपको प्रोड्यूस खुद से क्या करना पड़ेगा कि हाँ भाई उसको कॉम्प्रीहेंड करके बस आपको मतलब वहां डालना है, फिल जो ब्लैंक होगा वहीं पे। समझ पा रहे हो? तो बस यही है, पहला भी ठीक है, उसका दूसरा भी ठीक है। ज्यादा एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज नहीं लगती, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, एक बहुत ही अजीब किताब से उठा रखा है। वो किताब मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करिएगा। और पेज नंबर है उस किताब का 79, पेज नंबर 79 है, अगर 19 है मैं आपको देख के बताता हूँ। देखो ये किताब है, टीचिंग इंग्लिश टू चिल्ड्रन, वेंडी ए स्कॉट। देख लेना, लॉन्ग मैन्स कीज टू इंग्लिश टीचिंग। पेज नंबर ये राइट, ये रहा। गाइडेड राइटिंग एक्टिविटीज कि बच्चों को आप रिटन एक्टिविटीज में क्या क्या करवा सकते हो। पहला है फिल इन एक्सरसाइजेज। फिल इन एक्सरसाइजेज आर यू, बहुत बेसिक चीज है। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा इस सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेस्ड ऑन फिल इन एक्सरसाइज होती क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स होते क्या है, और वो कैसे काम करते हैं, अगर उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा, ठीक है। बाकी मैं दिखाता हूँ।
फिल इन एक्सरसाइज में इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार मेरे से बोलने जा रहा, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स आर यूजफुल एक्टिविटीज स्पेशली एट बिगिनर स्टडीज, बिल्कुल ठीक बात है भाई। दे डू नॉट रिक्वायर मच एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज क्यों नहीं लगती, क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट है वो ऑलरेडी दिया होता है। सिंस मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज इज गिवन बट दे डू रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग, हाँ अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा, उसको समझ के तो आप उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है तभी तो भर पाओगे, ठीक है। विद चिल्ड्रन हु हैव प्रोग्रेस टू लेवल 2, अब इसमें ना दो लेवल की बात करी गई इस किताब में, आपको बताता हूँ। एक लेवल 1 है जो कि, जो इस किताब में ना दो लेवल की बात करी गई है। एक लेवल 1 है जो कि 5 साल से 7 साल के बच्चे का है, और लेवल 2 है जो कि 8 से 10 साल के बच्चे का है, ठीक है। लेवल 1 है 5 से 7 साल के बच्चे का, और लेवल 2 है 8 से 10 साल के बच्चे का। तो यहाँ पे लेवल 2 की बात करी गई है, जो लेवल 2 में आ चुका है, 8 से 10 साल का बच्चा हो चुका है, वो इसको कर सकता है। अब दे कैन बी यूज टू फोकस ऑन स्पेसिफिक लैंग्वेज आइटम, फॉर एग्जांपल आपको नाउन सिखाने हैं, प्रीपोजिशन सिखाने हैं, वर्ब सिखाने हैं, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। ट्राई टू अवॉइड एक्सरसाइजेज विच हैव नो मीनिंग एट ऑल, ऐसे जबरदस्ती एक्सरसाइज मत देना जिसका कोई मीनिंग नहीं बैठता। फॉर एग्जांपल द ऑक्स इज ऑन द बेड, क्या जो ऑक्स है ना, क्या वो बेड पे बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती, सिंपल सी बात है ना। तो इलॉजिकल एक्सरसाइज मत देना, एक्सरसाइज मत देना। फिल इन एक्सरसाइज कैन बी यूज्ड फॉर वोकैबुलरी वर्क, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं वोकैबुलरी वर्क के लिए। For example, if pupils are familiar with words for pets and few adjectives, then the text has meaning. Then this text has meaning, even though there is no pictures to put in a text, in the context. Basically, अगर बच्चों को पेट्स के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में नॉलेज है, अगर हमको फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दोगे तो आप वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो, वी गॉट 3 family pets, a dash, a cat and a tortoise. तो 3 family pets कौन से, a dog, a cat and a tortoise, and the dog name is Big Ben, he is a dash golden labrador, बिग मान लो, क्यूट मान लो, समझ रहे हो, उस हिसाब से तुम भर सकते हो, कहने का मतलब ये। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, बस उठाने का मतलब ये नहीं कि इसको अपना इस पूरी किताब को पढ़ना जरूरी है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था जो कि आप सबको पता होना चाहिए था। इसमें ऐसा इस कंसेप्ट, इस सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो पहला भी और दूसरा भी। Which of the following is not a learning objective in EVS to be considered while assessing, मूल्यांकन करते समय EVS में निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का उद्देश्य नहीं है। फीडबैक देना पड़ेगा, टू नो अबाउट इवोल्यूशन स्किल्स, मूल्यांकन कौशलों के बारे में जानने के लिए, टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एनालिटिकल एबिलिटीज, बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को समझने के लिए, यूज सिंगल वैरायटी ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स, यही तो है। आप क्या सिंगल वैरायटी ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे, नहीं, क्योंकि भाई डिफरेंट डिफरेंट बच्चे आपकी क्लास में हैं, डाइवर्सिटी है, तो उनके अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग टेस्टिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन ईवीएस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग हम देखा ना, पोएट्री हो गया, ये पपेट शो हो गया, है ना, ये पोस्टर्स वगैरह बनाना, ये सारी चीजें क्रिएटिव एक्सप्रेशन होती है। क्रिएटिविटी एनहेंस एबिलिटी टू मैनेज चेंज, रचनात्मकता परिवर्तन परिबंधित करने की क्षमता बढ़ाती है, बिल्कुल बात है, चेंज लाने में मदद करती है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैन बी वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग इफेक्टिव डोमेन, इसमें जो आपका भावात्मक डोमेन है वो डेवलप होता है। बेसिकली आपको आप अपने आसपास की इफेक्टिवनेस या फिर एस्थेटिक चीजों के बारे में पता रखता है, जिससे आपकी इफेक्टिव डोमेन डेवलप होता है। क्रिएटिविटी स्टिमुलेट्स लर्निंग, बिल्कुल ठीक बात है, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये आप सभी ने कर दिया, मुझे पता है इसका, ठीक है। इसको हटा देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ऑफिशियल आंसर की में हिंदी में आया था। प्रसंग में भाषा की वैश्विक समझ को दिखाना किस शीर्षक के अंतर्गत आता है, ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं। शोइंग अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट, तो जहां पे हमने ऑब्जर्वेशन शीट के बारे में पढ़ा था, वहां पे लिसनिंग के बारे में, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग के बारे में पढ़ा था। अब उसी के हिसाब से पूछा हुआ है, शोइंग अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट, बेसिकली कोई कंटेक्स्ट में लैंग्वेज है, उसकी अगर आप अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे, है ना। तो ये सेम, ऑलमोस्ट सेम चीजें एक लिसनिंग में भी थी और एक रीडिंग में भी थी। लिसनिंग में था शोइंग अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज व्हेन स्पोकन अलाउड, कि जब आप कोई सुनोगे तभी तो आप उसका बता पाओगे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, या फिर मतलब उस मीनिंग का मतलब क्या है। रीडिंग में क्या था, पढ़ के समझोगे, तो यहाँ पढ़ने का कंटेक्स्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पढ़ना, रीडिंग। बाकी अगर इसको अगर आप समझ ना पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीवाईक्यू की क्लासेस में, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है डिसिप्लिन का ना, पेज नंबर 31 में आपको लेके चलता हूँ।
पेज नंबर 31 खुल जा सिम सिम। ऑब्जर्वेशन शीट ना, इससे काफी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। लिसनिंग, शोइंग ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग व्हेन अ स्टोरी इज रीड अलाउड, कि भाई जो बोला गया उसको समझ पाओ, है ना। ये मैंने बताया था लिसनिंग और रीडिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें थोड़े से कुछ डिफरेंसेस है। उन्हीं डिफरेंसेस में ये आगे चीज थी, मैंने आपको बता दी थी, शोइंग ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट, जो कि रीडिंग है। बेसिकली जो चीज बोली गई, कहाँ गया, बेसिकली प्रसंग में भाषा की वैश्विक समझ को दिखाना, कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है उसको समझना। वो आप देख के ही पढ़ के समझोगे, दैट इज कॉल्ड पढ़ना। अगर आप सुन के समझ रहे हो तो लिसनिंग, समझ के, अगर आप सुन के समझ रहे हो वो लिसनिंग आ जाएगा। तो रीड स्पेसिफिक, ये बाकी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग था इनमें ना, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस इसमें था, यूज ऑडियो विजुअल एड्स एज एड्स टू मीनिंग, और यहाँ पे क्या था, यूज कंटेक्चुअल क्यूज, मतलब लिखे हुए क्यूज ऐसा एड टू मीनिंग। तो बस यहाँ पे कंटेक्चुअल विजुअल ऑडियो है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही दोनों में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीचर्स रोल। अगर आपको याद हो, ऐसा ही क्वेश्चन है पीवाईक्यू में आया हुआ था, जहां पे बोला हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टीचर्स रोल, जहां के पर्सपेक्टिव रोल भी था और बिहेवियरल रोल भी था, अगर आपको याद आ रहा हो। फिर मैंने आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग दिखाई थी कि भाई इग्नू में जो टीचर है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कि जो इग्नू है, इग्नू में जो टीचर के रोल 3 लिखे हुए, मैनेजर, काउंसलर और फैसिलिटेटर। ये जो पर्सपेक्टिव रोल है सच कहीं नहीं लिखा हुआ, है ना। और जो आपकी ये ब्रिटिश काउंसिल की किताब है, वहां पे बीपा लिखा हुआ है। बीपा मतलब बिहेवियल, इंटरैक्टिव, प्रोसीजरल और इफेक्टिव। तो ये पर्सपेक्टिव रोल कहीं नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे पूछा हुआ है इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीचर्स रोल, इसके रिगार्डिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको जो पिछले पीवाई की उससे क्यों है क्यों नहीं वो दे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना टाइम समय वेस्ट नहीं करेंगे। इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीचर रोल कौन सा नहीं है, तो प्रोसीजर रोल तो है, पर्सपेक्टिव रोल नहीं है, तो क्या है, ओनली वन इज द उत्तर। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ देना, जो आपका टेक्स्ट बुक है यहाँ पे इन्होंने दोनों पूछा हुआ नॉट अ पार्ट, नॉट अ पार्ट, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सोचा कि दोनों ही पार्ट है, पर्सपेक्टिव रोल भी प्रोसीजरल रोल भी। तो इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, नीदर वन नीदर टू, नॉट टू, क्योंकि नॉट अ पार्ट पूछा हुआ है, इनके हिसाब से दोनों पार्ट है, तो इन्होंने नीदर वन नॉट टू दे दिया। बाकी ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर कहाँ गया, ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर ओनली वन, मतलब पर्सपेक्टिव रोल पार्ट नहीं है टीचर्स रोल का, यही दिया हुआ है। तो यही इसका उत्तर सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने ये पी वाई क्यू सीरीज यहाँ से स्टार्ट करी है तो मेक श्योर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आओ, है ना, क्योंकि काफी सारे कंटेक्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और हर बार वो चीज सेम समझाना इज नॉट दिमाग वाली चीज, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज कैन अ टीचर गिव टू हिज और हर स्टूडेंट्स टू टीच अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें से कौन सी बच्चों को एक्सरसाइज दे सकती है, या फिर कौन सा अभ्यास दे सकती है, ताकि बच्चों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पता लगा सके, भाई क्या है क्या नहीं, बच्चे सीखे कि नहीं सीखे। ask the student to list living and non living things that they see around, इसमें इनको लिस्ट बनानी है ना, चीजों चीज की सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो वो अपने आसपास देखते हैं। इधर मेमोराइज आ गया, इधर बच्चों को याद करना है। आज द स्टूडेंट टू राइट अबाउट आर्टिफिशियल एंड मैनमेड थिंग्स, यहाँ पे आर्टिफिशियल और मैनमेड थिंग्स के बारे में बात करनी है, बट यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल नॉन मैनमेड थिंग्स के बारे में तो बात ही खत्म होगी। आज स्टूडेंट टू कॉपी द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये तो कॉपी आ गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत हो गया, यहाँ पे मेमोराइज आ गया, ये भी गलत हो गया। ये ठीक है, यहाँ पे ना बच्चा एक्टिव भी है, क्यों एक्टिव क्यों है, बेशक लिस्ट बनानी हो, बट क्या करना है, आ स्टूडेंट टू लिस्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डेट दे सी अराउंड देम, एटलीस्ट आसपास थोड़ा ऑब्जर्व करके एक्टिवली थोड़ा सा अपनी पार्टिसिपेशन दिखा के वो एटलीस्ट लिस्ट तो बना देगा, है ना। बाकी यहाँ मेमोराइज है, नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे आर्टिफिशियल नॉन मैन मेड थिंग्स के बारे में बात करी गई, जो कि कंटेक्स्ट ही हमारा गलत हो गया, और यहाँ पे कॉपी की बात करी गई, तो यहाँ पे तो बच्चा किसी में एक्टिव है ही नहीं। 69, व्हाट इज द स्टेज 4 ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन कॉल्ड एज, चौथी स्टेज को हम क्या कहते हैं, तो ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको बताना चाहूँ मैं, तो तीन ही स्टेज होती है, पेज नंबर 52, तो ये भी इसी किताब से उठाया गया है, पेज नंबर इसका है 52, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा। तो कंप्यूटर सेशन क्या है, पहला स्टेज 1 बिफोर कंप्यूटर टैबलेट सेशन, स्टेज 2 इज द कंप्यूटर टैबलेट सेशन, थर्ड इज आफ्टर द सेशन। तो तीन ही स्टेज है, चौथी ऐसे कोई स्टेज है ही नहीं, तो इसका क्या लिखा होगा, देयर इज नो स्टेज 4, है ना। बिफोर है, आफ्टर है, और द है, ड्यूरिंग वाली भी नहीं है, द कंप्यूटर टैबलेट सेशन है। ठीक है,
किसी को कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत नहीं। 17th, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूलिक लैंग्वेज? सूत्र भाषा से आपका क्या तात्पर्य है? द टाइप ऑफ इंग्लिश दैट चिल्ड्रन लर्न इन प्राइमरी क्लासेस, द टाइप ऑफ इंग्लिश दैट चिल्ड्रन प्रोड्यूस इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स चिल्ड्रन लर्न व्हाइल ग्रेजुएटिंग, द टाइप ऑफ इंग्लिश दैट चिल्ड्रन लर्न इन देयर सेकेंडरी क्लास। ये फॉर्मूलिक लैंग्वेज है क्या, इसको हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, पेज नंबर 70, सॉरी क्वेश्चन नंबर 70 है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 बोल लूँ मैं डिसिप्लिन 4 का। पेज नंबर 38, ब्रिटिश काउंसिल किताब से, पेज नंबर 38। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर बुक नाम बता दिया करो, भाई बुक नाम मैं सारे बता चुका हूँ, ये बार बार आप स्टार्टिंग से देखते बारे तो आपको पता होना चाहिए कौन सी किताब का कौन सा। कोई अलग किताब है तो मैं बताता हूँ, बट अभी ऐसा शिफ्ट 1 से लेके 11 नवंबर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 1 पे 13 नवंबर के आगे अभी तक कोई अलग किताब का इस्तेमाल नहीं किया गया। फॉर्मूलिक लैंग्वेज क्या है? This type of language children produce in early stages of language learning is non-formulaic language। कि जो बच्चे जब भाषा नई सीख रहे होते हैं, जब इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं हम फॉर्मूलिक लैंग्वेज, है ना। This consists of routines or patterns that children memorize and that enables them to communicate with a minimum of लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। कहने का मतलब ये है, जब बच्चा, खासकर यहाँ पे लैंग्वेज 2 की बात करी गई है, सेकंड लैंग्वेज की बात करी गई है, जब बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है, अर्ली स्टेजेस पर होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज पे होता है, तो जो भी वो इंग्लिश प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मूलिक लैंग्वेज। अब ये लिखा हुआ है कि जो फॉर्मूलिक लैंग्वेज है इसमें बच्चा कुछ नहीं करता, कुछ पैटर्न्स ऑफ स्पीच या फिर कुछ सेंटेंसेस याद कर लेता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसे समझ आए कि ना आए। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो क्लास फर्स्ट का बच्चा, क्लास नर्सरी का बच्चा, केजी का बच्चा भी काफी बार, या फिर क्लास सेकंड थर्ड का बच्चा भी, मे आई कम इन मैडम, मे आई गो टू वॉशरूम, है ना, मे आई हेल्प यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो आपने देखा होगा जब बचपन में हमसे एक हमें रटवा रखा था, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, हम पूछते रहते थे, बेशक हमें इसका आई एम फाइन, हाउ आर यू का मतलब ना समझ आता हो। तो कहने का मतलब ये, जब बच्चा रेगुलरली चीजों को रिपीट करके सीख ले, याद कर ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, उसे समझ आए कि ना, यही लिखा हुआ है। It consists of routines or patterns that children memorize and that enables them to communicate without a minimum of linguistic competence। मतलब उनको बेसिकली समझ नहीं आ रहा बट उन्हें याद कर लिया, है ना। As this type of language is repeated regularly, children learn it quickly। For example, hello, how are you, I am fine, ये बच्चे रट लेते हैं, बेशक उनको ये समझ ना रहा हाउ का मतलब क्या, आर का मतलब क्या, यू का मतलब क्या है ना। जैसे रूटीन है, व्हाट्स द डेट, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, क्या है टुडे। ये तो आजकल से इंडिया में तो बच्चे इस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं करते सेंटेंसेस, बट ये तो करते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके थैंक यू, है ना, बेशक उनको समझ ना आए। तो फॉर्मूलिक लैंग्वेज ये कहने का मतलब ये, आप मैथ का फॉर्मूला याद करते हो, बेशक आपको समझ ना आए, आप अप्लाई कर पाते हो। फॉर एग्जांपल काफी को ना ये फॉर्मूला समझ भी नहीं आता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, बट हाँ कभी कंटेक्स्ट में आएगा तो वो अप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली फॉर्मूला याद है, उसके बेसिस पे अप्लाई कर देते हैं। तो बस वही, उनको भी एक 3-4 लाइनें याद है, वो बोलते रहते हैं। तो कब आएगा? प्राइमरी क्लास नहीं लिखा भी हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोड्यूसेस इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो यही तो आएगा ऑप्शन, ग्रेजुएटिंग नहीं, सेकेंडरी क्लास नहीं। बुक रिव्यूज किस लिए काम आते हैं? गिव सेंस ऑफ अचीवमेंट, शो पीपल दैट न्यू बुक एंड टेल देम व्हाट इज इट्स अबाउट। विद्यार्थियों को नई किताब दिखाती है और उन्हें बताती है कि किस बारे में है। हेल्प यू डिसाइड ऑन सुटेबिलिटी ऑफ बुक, किसी पुस्तक की उपयुक्ता या निर्णय लेने के लिए आपकी सहायता करती है। नई पुस्तक का शिक्षक सूचना पट पर लिखती है। पुट द टाइटल ऑफ न्यू बुक ऑन नोटिस बोर्ड। बुक रिव्यू किस लिए काम आते हैं? अच्छा, मूवी रिव्यू किस लिए काम आते हैं? आप कोई मूवी देखने से पहले मूवी रिव्यू देखते हो, क्यों? ताकि पता लग जाए भाई मूवी कैसी है कैसी नहीं है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो भाई देखने जानी है कि नहीं देखने जानी। तो वही है, बुक रिव्यू भी उसके लिए हेल्प करेगी। हेल्प यू डिसाइड ऑन सुटेबिलिटी ऑफ बुक, कि आपको पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। इससे आसान कोई चीज है नहीं है। 172 which of the following is not a reason for using book with which story? क्या लिख दिया? निम्नलिखित में कौन सा कहानी वाले पुस्तकों का उपयोग करने का कारण नहीं है? बेसिकली बुक विद स्टोरी यूज करने का कारण नहीं है। स्टोरी एक्सरसाइज इमेजिनेशन, बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो भी कहानियां पढ़ते हैं बच्चों के अंदर इमेजिनेशन उठती है, क्यूरियोसिटी उठती है और वो साथ के इमेजिन करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम बचपन में पढ़ते हैं ना, वो अली बाबा और 40 चोर, वो ड्रम में घुस जाते हैं ना, वो अभी तक हमें विजुलाइज है कि हमें वो ड्रम में घुसे हुए हैं, घोड़े खड़े हुए साइड में, वो सब चीजें। स्टोरी बुक्स डेवलप द लर्निंग स्ट्रेटेजीज ऑफ चिल्ड्रन, कहानी वाली पुस्तकें बच्चों को अधिगम रणनीतियों का विकास करने में हेल्प करती है, बिल्कुल करती है भाई।
ठीक है, अब वो अब बताओगे सर ऐसे तो क्या से हेल्प करेगी भाई। जब आप कहानी लगातार पढ़ोगे, कुछ ना कुछ नया कंटेक्स्ट सीखोगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स उस कहानी में होंगी, जैसे अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा सीख जाता है इन लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि एक पहली कहानी पढ़ी सुनी और उसी से वो सीख जाएगा। स्टोरीज आर मोटिवेटिंग, चैलेंजिंग एंड एंजॉयबल, बिल्कुल ठीक बात है। लिसनिंग स्टोरीज इन क्लास इज अ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, कक्षा में कहानी सुनने एक राजनीतिक अनुभव है, ये गलत बात है ना, बस ये तो गलत बात है। इसमें राजनीतिक चीज क्या आ गई, कोई राजनीतिक चीज नहीं है। या फिर इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का सच कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर ऐसा उनका कोई बेनिफिट नहीं है, तो नॉट अ रीजन है। तो यही रीजन इसका है, बाकी आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दीजिएगा, मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजीज, अगर आपको याद हो हम ऑलरेडी मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रीव्यू है, सेल्फ असेसमेंट है, पूर्वावलोकन है या स्वयं सुधार है। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट तो आएगा ही आएगा, प्रीव्यू नहीं आएगा। हाँ, अगर रिव्यू होता तब हो सकता था, रिव्यू और प्रीव्यू में फर्क है ना। तो ये रिव्यू अगर होता है तो यहाँ पे ठीक होता, बट यहाँ प्रीव्यू दिया हुआ है। बाकी आपको दिखाना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 45 पे हम चलते हैं। पेज नंबर 45, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है। प्लानिंग लर्निंग है, पिछली क्लास में करवाया था इसे। प्लानिंग लर्निंग है पिछली क्लास में, मतलब पिछली क्लासेस में, ऐसा नहीं जस्ट पिछली क्लास में। प्लानिंग लर्निंग है, हाइपोथेसिस है, दो तो हो गई। कंपेयरिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ करेक्शन, रिव्यूइंग, सिलेक्टिंग एक्टिविटीज, ये सारी है। ठीक है, इनको लिख लो भाई एक जगह। तो इसमें देखो प्रीव्यू नहीं आया, सेल्फ असेसमेंट आई है ना। तो बस प्रीव्यू नहीं आया तो इसका कितना देगा, इंक्लूड कौन सी है, ओनली 2 इंक्लूड है, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पा लो। विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करने के लिए बच्चों को संकेत देना किस भूमिका का हिस्सा है। ये बेसिकली ऑफिशियल आंसर की जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में हिंदी में आया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंग्लिश गलत हो गई, तो मैंने ये नई इंग्लिश लिखी है। विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करने के लिए बच्चों को संकेत देना किस भूमिका का हिस्सा है। पहला है संवादात्मक भूमिका, दूसरा है प्रभावी भूमिका, तीसरा है प्रक्रियात्मक भूमिका और चौथा है व्यवहारिक भूमिका। इंग्लिश में प्रॉम्प्टिंग चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज इज अ पार्ट ऑफ विच रोल। इन रोल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, किसमें क्या रोल क्या चीजें होती है ना, ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ। अब बताओ आप, देखो इफेक्टिव रोल में बेसिकली वो बच्चों की डायवर्सिटी से, बच्चों की नीड से क्या करेगी, रिलेट करना चाहेगी। इंटरेक्टिव में बच्चों से इंटरेक्ट करने का ट्राई करेगी। प्रोसीजरल में बेसिकली उसे लेसन प्लान कैसे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं। और बिहेवियरल रोल में सारी चीज आएंगी जब बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड है ना। तो समझ गए बस। प्रॉम्प्टिंग चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज इज पार्ट ऑफ विच रोल, कि बच्चों को डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करने के लिए क्या देना, संकेत देना, प्रॉम्प्ट देना। तो किसका रूल है, किसका कौन सा रूल है। ठीक है, अब प्रॉब्लम इज, जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि 15 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे 15 कैसे आ गया भाई, रुको एक बार। हाँ 14 ही है। प्रॉब्लम इज प्रॉम्प्टिंग चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज इज पार्ट ऑफ विच रोल, क्योंकि मैं बताया ऑफिशियल आंसर की हिंदी में आई थी, तो इसकी वजह से ये जो ऑप्शन है खराब हो चुके हैं। इंटरेक्टिव रोल, इफेक्टिव रोल, प्रोसीजरल, प्रैक्टिकल रोल। असल में ये ऑप्शन ये है आपके, असल में कहाँ गया यार, ये ऑप्शन आपके जो ऑफिशियल पेपर में आए होंगे। इंटरेक्टिव रोल, इफेक्टिव रोल, प्रोसीजरल, बिहेवियरल। हिंदी ठीक है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी लैंग्वेज में ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, चलो आपको दिखाता हूँ, पहले आंसर दिखाता हूँ उसका, फिर प्रॉब्लम बाद में बताऊंगा। 74 पेज नंबर 46, अगले पेज पे ये टीचर्स रोल, इफेक्टिव रोल एक बार देख लो। इफेक्टिव रोल में क्या है, आप खुद ही देख लो क्या क्या है। बच्चों के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट बनाना, उसके अंदर उनके अंदर कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग को एनहांस करना, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस और प्रेफरेंस को समझना, उनकी डाइवर्सिटी को वैल्यू करना और बच्चों को मोटिवेट करना। ये इफेक्टिव रोल है, दिल से जुड़े हुए जो चीजें, इसमें ऐसा कुछ याद करने का तो नहीं है। प्रोसीजरल रोल इज रिलेटेड टू उसके खुद के लिए, कि उसको भाई जितने भी लेसन है उनको इंटीग्रेटिवली तरीके से पढ़ाना है, सफिशिएंट टाइम में कंप्लीट करना है, बेसिकली उसको लेसन प्लान बनाने हैं, है ना, बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चों के हिसाब से उसे एम्स ऑफ लेसन बनाने हैं, और प्लस खुद का जो पढ़ाया हुआ है उसके लिए उसको क्या करना है, प्लान डू रिव्यू, पहले प्लान करना है, फिर डू करना है, फिर रिव्यू करना है, और बच्चों को सेल्फ डायरेक्शन और चॉइस की अपॉर्चुनिटीज देनी है। ठीक है, बिहेवियरल रोल में क्या आएगा, जो बच्चों को जब असल में पढ़ाई करने की चीज आएगी तो बच्चों को बेसिकली टू एक्सप्लिसिटली डेमोन्स्ट्रेट एंड मॉडल लर्निंग स्ट्रेटेजीज, जो भी आपको लर्निंग स्ट्रेटेजीज, जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजीज है उसको अप्लाई करना, है ना।
टू एक्सप्लेन स्ट्रेटजी यूज, नेमिंग स्ट्रेटजी एंड टेलिंग व्हाई टू यूज, हाउ टू यूज इट, कि कोई भी स्ट्रेटजी बच्चों को बताने की बेटा अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी और आपको देखना है, या फिर अभी हम प्रोजेक्ट मेथड करने वाले हैं इसमें आपको ये करना है। तो वही है, स्ट्रेटजी को आपको एक्सप्लेन करना और क्या क्या करना है। उसके बाद टू प्रॉम्प्ट चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बच्चों को हिंट देना कि आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हो। टू एनकरेज चिल्ड्रन टू ट्रांसफर लर्निंग स्ट्रेटजीज टू अदर टास्क, जो इन्हीं चीजों में आपने चीजें सीखी लर्निंग स्ट्रेटजी आप उनको दूसरे टास्क में ट्रांसफर कर सकते हो। ये बिहेवियर रोल थी। इंटरेक्टिव रोल बेसिकली बच्चों को गाइड करने का, बच्चों को क्वेश्चन करने का, बच्चों को एनकरेज करने का, बच्चों में एक्टिव रिफ्लेक्शन को डेवलप करने का, सेल्फ अवेयरनेस लाने का, है ना, और बच्चों को अपनी लर्निंग के लिए और रिस्पॉन्सिबल बनाने का तरीका है। आसान है। तो यही तो पॉइंट है, टू प्रॉम्प्ट चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ये कौन सा रोल है? बिहेवियर रोल है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, टू प्रॉम्प्टिंग चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज इज अ पार्ट ऑफ कौन सा? बिहेवियर रोल। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? ऑफिशियल आंसर की पहले देखो आप, ऑफिशियल आंसर की देखो, इसमें दिया हुआ है संवादात्मक भूमिका। उत्तर, विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करने के लिए बच्चों को संकेत देना किस भूमिका का हिस्सा है? तो इधर दे रखा है संवादात्मक भूमिका। संवादात्मक भूमिका मतलब इंटरेक्टिव रोल। तो ये इंटरेक्टिव रोल तो नहीं है, ये कौन सा रोल है? बिहेवियर रोल। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, प्रॉम्प्टिंग चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज, यही तो बात करी गई है ना। और इसके हिसाब से, क्योंकि ऑफिशियल में वो दिया हुआ है और टेक्स्ट बुक ने भी उस संवेदात्मक को चेंज करके इंटरेक्टिव रोल दबा दिया। ठीक है, तो समझ गए इस बात को, ये इंटरेक्टिव रोल है, यहाँ पे भी इंटरेक्टिव रोल है और यहाँ पे संवादात्मक भूमिका है। बट असली उत्तर क्या है इसका? बिहेवियर रोल। आप यहाँ देख पा रहे हो बिहेवियर रोल के अंदर टू प्रॉम्प्ट चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज। पॉइंट इज क्लियर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, जो कि ऑफिशियल आंसर की में भी गलत है और टेक्स्ट बुक में भी गलत है। समझ गए इसका? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स कैन बी डिसाइडेड टू यूज चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज? आप बच्चे की जो पहली भाषा है उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? ये पूर्वानुमान लगाने के लिए कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, कर सकते हो बिल्कुल, है ना। डिस्कसिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज की भाई आज हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आज हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ने वाले हैं, आज इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो उसको डिस्कस करने के लिए भी आप बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही उत्तर ठीक हो जाएंगे। आगे चलते हैं, इसको पढ़ो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन ईवीएस लेसन प्लान वाइल टीचिंग अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग और सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ाते समय ईवीएस पाठ योजना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य कौन सा हो सकता है? पहला, छात्र सजीव चीजों की आरेख खींच सकते हैं, वो लिविंग थिंग्स का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है भाई, हो सकता है। चिल्ड्रन कैन विल डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल थिंग्स, देख सकते हैं। चिल्ड्रन कुड टेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चिल्ड्रन विल एबल टू नेम ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स। अब बताओ भाई। ठीक है, इसमें शायद ऐसा कुछ कंफ्यूजन का है नहीं, आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लास्ट ऑप्शन है उसमें ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है। विल एबल टू नेम दी ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, विल डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स, कुड टेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखो अब ध्यान सुनना, यहाँ बात करी गई है, आपने चैप्टर पढ़ा है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, तो स्टूडेंट कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लिविंग थिंग्स। सिर्फ ये इतना स्पेसिफिक एम तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है कि उस चैप्टर के बाद ये कर पाएगा। एटलीस्ट दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के तो बनाए। विल डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल थिंग्स, इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग का बात कहाँ आई? आर्टिफिशियल और नेचुरल थिंग्स में पत्थर, पत्थर भी नॉन लिविंग है। नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी है? पेड़, पत्थर, सारी चीजें आर्टिफिशियल। तो इसमें ऐसा कुछ इतना कंटेक्स्ट हुआ नहीं। विल बी एबल टू नेम ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स, भाई सारे तो कैसे बता पाएगा? तो सबसे बेस्ट चीज वो डिफरेंस बता पाएगा। छात्र सजीव और निर्जीव चीजों की विशेषताओं को बता पाएगा कि हाँ भाई सजीव ये होते, निर्जीव ये होते। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की भी आप देख पा रहे हो, स्टूडेंट कैन कुड टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इधर गलत दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के इधर गलत दिया हुआ है। स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, ये अपने आप में टुच्चा ऑप्शन दिया हुआ है। और सारे के सबके कैसे नाम बताओगे आप? हाँ, अगर ये होता स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, बट यहाँ ऑल दी विथ ऑल कैसे बताएगा? तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है, बाकी ऑफिशियल आंसर की और यहाँ पे बिल्कुल ठीक उत्तर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी।
आगे चलते हैं। विच आर व्हाट आर टिप्स फॉर इफेक्टिव क्लासरूम यूज ऑफ डिजिटल वीडियो। आप बेसिकली बच्चों को कोई वीडियो दिखा रहे हो या फिर कोई मूवी दिखा रहे हो या फिर कोई पाठ पढ़ा रहे हो थ्रू वीडियो, तो आपको क्या करना चाहिए? फैमिलियराइज यूर सेल्फ विद वेबसाइट और मीडिया। जिस भी वेबसाइट और मीडिया का आप इस्तेमाल करने वाले हो, अगर उसको देख लो, ऐसा ना हो कि एन मौके पर आप जाओ और वो चले ही ना। तो आप पहले चला के देख लो भाई कैसे चलाना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। वॉच सीक्वेंस सेवरल टाइम्स बिफोर शोइंग इट सो दैट यू कैन नो व्हेन टू पॉज। अगर कोई पिक्चर चला रहे हो या फिर कोई पोएम दिखा रहे हो बच्चों को, तो पहले ही आप उसको देख लो 3-4 बार, ताकि आपको पता हो कि हाँ भाई इस पॉइंट में मुझे रोकना है और इस पॉइंट में मुझे बच्चों को बताना है कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं ऑलरेडी अगर आप कोई क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी मैं लिख के लाया हूँ सीक्वेंस की, भाई मुझे ये क्वेश्चन दिखाना है, ये क्वेश्चन नहीं दिखाना। समझ पा रहे हो? ताकि आप पहले से रेडी हो पाए और जो प्रेजेंटेशन है और अच्छी हो पाए। तो पहला भी है, दूसरा भी है। सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया। क्वेश्चन नंबर 178, विच स्टोरी टेलिंग टेक्निक कैन बी इग्नोर्ड, जिसे हम अनदेखा कर सकते हैं? एनकरेज पीपल टू टेक पार्ट बाय गिविंग देम चांसेस टू रिपीट की वोकेबलरी एंड फ्रेजेस। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों को जो भी की फ्रेजेस हैं वोकेबलरी के, उन्हें रिपीट करने का मौका दो। बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेक साउंड इफेक्ट्स ऑल द टाइम। कमेंटेट ऑन स्टोरी वेयर नीडेड एंड रिलेट टू द चिल्ड्रन, की जो भी स्टोरी में रिक्वायर्ड है ना, कि बच्चों से कंटेक्स्ट से आप रिलेट कर पा रहे हो, तो बच्चों से आप बात करो, उनसे रिलेशन बना दो उनकी आउटसाइड वर्ल्ड का। सिंपल सी बात ये है। और मेक साउंड इफेक्ट ऑल द टाइम, तो ये गलत है। ऑल टाइम नहीं, आप साउंड इफेक्ट्स बनाओ बट ऑल द टाइम नहीं। ठीक है, ये भी ऑलरेडी हम पीवाईक्यू में कवर कर चुके हैं शायद, पिछली क्लास के जो 11 नवंबर शिफ्ट 3 थी उसकी लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको डिस्कस करवाया था। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ही है। क्वेश्चन नंबर 78 है ना, पेज नंबर 28 है ना। तो ये अगर आपको याद, कहाँ चला गया, ये तो मैं ही खुल गया, रुको। पेज नंबर 28, ये किया था ना, यूजिंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। आ गया वो याद? यहीं पे, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई थी, मेक साउंड इफेक्ट्स वेयर पॉसिबल। तो साउंड इफेक्ट्स बनाने हैं, ऑल द टाइम नहीं करने। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, मेक साउंड इफेक्ट्स ऑल द टाइम, तो ये नहीं करने बस, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी रीजंस आर बिहाइंड एरिक्सन स्टोरी थ्योरी बीइंग स्टेज थ्योरी, ये भी हम ऑलरेडी पीवाईक्यू वाली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, है ना। और वहाँ पे मैंने आपको याद भी करा दिया था, आगे आने वाले पेपर में क्वेश्चन आने वाला, और ये आ ही गया। तो 1, 2, 3, 4, ये चारों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी के साथ, है ना, इन्हीं क्लासेस में पीवाईक्यू वाली में। पेज नंबर 310, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो तो मेक श्योर बिल्कुल स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो करते हुए आओ। पेज नंबर 310, वाई एरिक्सन थ्योरी स्टेज थ्योरी, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था जो कोलबर्ग और पियाजे साहब थे, उन्होंने बोला कि अगर कोई कॉग्निटिव थ्योरी स्टेज थ्योरी है तो वो कुछ क्राइटेरिया मैट होनी चाहिए, क्राइटेरिया को मतलब मैच करनी चाहिए। बट जो एरिक्सन साहब की इमोशनल डेवलपमेंट की या फिर मोरल डेवलपमेंट की, जो कुछ भी कोई भी थ्योरी थी, ये साइको सोशल जो भी थी, है ना, तो ये थ्योरी भी वही सेम कॉग्निटिव स्टेजेस वाले जो क्राइटेरिया थे उनको मीट कर रही थी। तो पहला है कि क्वालिटेटिव डिफरेंसेस थे, जो पहली स्टेज थी वो दूसरी स्टेज से बिल्कुल अलग थी। दूसरा इज जनरल इश्यूज के बारे में बात करी गई थी, सिर्फ वो उनके फ्रूट साहब के द्वारा सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल चीजें, सिर्फ वो अपने लिबिडो या फिर जेनिटल के बारे में बात नहीं करी थी। जो जनरल इश्यूज जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो चीजें लोग फेस करते हैं पर्टिकुलर स्टेज पे, उनके बारे में बात करी गई थी। ये अनफोल्ड इन इनवेरिएंट सीक्वेंस है, मतलब कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ही खुलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सीधा 3 पे जंप कर जाओगे। और कल्चरल यूनिवर्सल है, आप चाहे इंडिया चल जाओ, युगांडा, अफ्रीका, किसी भी देश चल जाओ, ये हर जगह सेम ही रहेंगे। तो ये 4 रीजन थे जिसकी वजह से जो एरिक्सन साहब की थ्योरी थी वो स्टेज थ्योरी थी, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो इसका 4 उत्तर है। What are the certain ground rules that will be negotiated when children to ensure an inclusive learning environment? समावेशी अधिगम पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए कुछ निश्चित नियम क्या है? तो क्या नियम बनाने चाहिए ताकि आपका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो इंक्लूसिव हो जाए? इंडिपेंडेंट लर्निंग इन पेयर्स और ग्रुप्स रिक्वायर्ड कॉपरेशन नॉट कंपटीशन, की वही है कि जोड़ों और समूह में स्वतंत्र सीखने के लिए सहकारिता की आवश्यकता है, प्रतियोगिता की नहीं। कि अगर आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, कि अगर आपको जोड़ों और समूह या फिर पेयर ग्रुप में सीखना है तो आपको कॉपरेशन दिखानी पड़ेगी, वहां आपको कंपटीशन की भावना नहीं लेके आनी, ये आपको बच्चों को पहले बताना है। चिल्ड्रन नीड टू शेयर मटेरियल सो दैट दे हैव ऑल एक्सेस टू द टास्क, की आपका जो भी सामान है, कलर्स है, पेंसिल है, आपको सभी के साथ शेयर करना ताकि आप सभी उस काम को पूरा कर पाओ। ग्रुप के बारे में या फिर इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे आप सेटअप कर सकते हो उसके बारे में बात करी गई है ना।
तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, किसी को कोई दिक्कत किसी को है नहीं। बाकी मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन छोड़ा है नहीं, सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं कवर। थैंक यू सो मच आप सभी का इस क्लास से जुड़ने के लिए। मेक श्योर आप इस क्लास को लाइक कर दो और मुझे भी लाइक कर दो, है ना, और इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे डिसिप्लिन 5। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को, थैंक यू सो मच।